बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडो पाक हिस्ट्री में आज हम मुगल अंपायर को शुरू करेंगे। ये कहाँ से आए, कमीशन कौन कौन से सवाल पूछ सकता है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। ये मैप मैंने बनाया है पाकिस्तान और इंडिया का। यहाँ पे हमारे पास बांग्लादेश है, तो ये वो एरिया है जिसे हम हिंदुस्तान कहा करते थे, यूनाइटेड हिंदुस्तान जो था। अब फिर यहाँ से आपको पता है पाकिस्तान बना, यहाँ से बांग्लादेश बना और ये अलग हो गए सारे के सारे। मुगल अंपायर है, ये कब शुरू हुआ, कहाँ से हुआ, इसकी इब्तदा कुछ इस तरह से हुई। मैप में मैं ज़रा आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये हमारे पास पाकिस्तान का जो शहर है ना जी, लाहौर है। ये पाकिस्तान का शहर लाहौर है हमारे पास। ये आपको पता है मुल्तान है। अगर इंडिया की बात करें तो ये हमारे पास दिल्ली है। ये हमारे पास दिल्ली है। दिल्ली से पहले है 80 किलोमीटर के फासले पे पानीपत। पानीपत का मैदान, ये दिल्ली से तकरीबन 80 किलोमीटर है। ये वाली रियासत इंडिया की राजस्थान है। राजस्थान की रियासत है, ये गुजरात है। अगर इधर देखें पाकिस्तान की वेस्टर्न साइड पे, तो यहाँ हमारे पास जो कंट्री है उसका नाम है जी अफगानिस्तान, और यही है अफगानिस्तान का शहर काबुल। ये अफगानिस्तान का शहर काबुल है। काबुल के नीचे हमारे पास यहाँ कंधार है। यहाँ हमारे पास क्या है जी, कंधार है। और गजनी भी यही है, कंधार से ऊपर की तरफ गजनी है। यहाँ पे सेंट्रल एशिया में हमने एक मुल्क पढ़ा था, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्रीज, वस्ती एशियाई ममालिक में हमने पढ़ा था यहाँ पे एक मुल्क उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का शहर है समरकंद। समरकंद। और एक शहर है जी फरगाना। फरगाना फरगाना और समरकंद, ये उज्बेकिस्तान के शहर हैं। ये दुनिया के जदीद तरीन शहर हुआ करते थे उस दौर में, जिस दौर में हम ये मुगल अंपायर शुरू करेंगे। समरकंद वगैरह यूरोप से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आया करते। समरकंद, बुखारा, ये दो बड़े शहर मशहूर हुए। तो समरकंद हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में कि ये कैपिटल था तैमूर लंगड़े का। तैमूर लंगड़ा जो था, अर्थशेखर जिसे हमने कहा, तैमूर लेन, तैमूर लिंग, उसका कैपिटल समरकंद ही था, यहीं पे बैठा करता था। तो मुगल अंपायर की जो शुरुआत होगी वो 1526 से होगी और ये 1857 तक चलेंगे। 1857 तक ये चलेंगे, इनका ये टेन्योर है। फिर इस मुगल अंपायर को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 है जी हमारे पास ग्रेटर मुगल, ग्रेटर मुगल, और दूसरे हमारे पास लेटर मुगल, ग्रेटर अजीम मुगल। ये 6 हैं। ग्रेटर मुगल का टेन्योर भी याद रखिएगा, 1526 से लेके 1707 का जो टेन्योर है, ये अजीम मुगलों का दौर कहलाता है। मुगलों का अजीम दौर कहलाता है ग्रेटर मुगल, 1526 से लेके 1707 तक। इसमें टोटल 6 हुक्मरान आएंगे, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे आगे चल के। तो वो कौन कौन से हैं उन्हें हम याद रखेंगे। BHAJ, बादशाह, SA, बादशाह, BHAJ भज, BHAJ भज, SA बादशाह, बादशाह याद रखिएगा जी। बी से बनेगा हमारे पास बाबर, बी से बनेगा हमारे पास बाबर। इसका टेन्योर भी लिखते जाए, थोड़ा सा चीजें याद रह जाएंगी आपको। 1526 में ये आएगा और ये 1530 में ये मर जाएगा। 1526 में ये आएगा बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर जिसका पूरा नाम था। 1530 में ये मर जाएगा। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं, H से हमारे पास क्या बनेगा जी, हुमायूं बनेगा। हमारे पास क्या बनेगा जी, हुमायूं बनेगा। ये 1530 में आएगा, 1540 तक रहेगा। फिर दरमियान में सूरी डायनेस्टी आ जाएगी। फिर ये दोबारा से रिकैप्चर करेगा, 1555 में दोबारा आएगा और 1556 तक ये रहेगा। तो जो हुमायूं है, इसने 2 दफ़ा तख्त हासिल किया, इसे 2 दफ़ा इसे हुकूमत मिली, 1530 से 1540 तक। फिर 1555 से लेकर 1556 तक का टेन्योर जो होगा ये हुमायूं साहब का होगा। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर आ जाएगा। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर, जिसे हम अकबर द ग्रेट कहते हैं, ये 1556 में आएगा बाप के मरने के बाद, और ये 1605 तक रहेगा। 1605 तक ये रहेगा अकबर द ग्रेट।
उसके बाद जैसे जहांगीर, ये अकबर का बेटा था, ये अकबर का बेटा जहांगीर आ जाएगा। जैसे जहांगीर ये 1605 में आएगा और 1627 तक ये रहेगा जहांगीर। उसके बाद हमारे पास है जी ऐसे शाहजहां। ऐसे हमारे पास क्या बनेगा जी, शाहजहां आएगा। तो शाहजहां 1628 में आएगा और 1658 तक रहेगा। ये 1628 से लेके 1658 तक रहेगा। उसके बाद ए है, ए से हमारे पास औरंगजेब। औरंगजेब औरंगजेब आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर। तो ये 1658 में आएगा और 1707 तक रहेगा। तो ये कहलाते हैं जी हमारे पास अजीम मुगल। 6 बनेंगे। ये एक दूसरे की औलाद थे, बेटे थे, ये बाप के बाद फिर बेटा, फिर बेटा। तो इस तरह से जो ग्रेटर मुगल हैं, कितने हैं टोटल, 6 हैं अजीम मुगल। BHAJ, भजसा। भजसा याद रखिएगा, तरतीब याद रखिएगा। पूछता किसके बाद कौन आया, तो ये थोड़ी सी आपको आइडिया हो गया। उसके बाद के जो है 1707 से लेकर 1857 तक, ये लेटर मुगल हैं, बाद वाले मुगल हैं। ये पपेट थे, बराए नाम हुक्मरान थे। इनके दौर में कोई ऐसा सच कारनामा नहीं हुआ है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो हम बाबर से शुरू करेंगे। ज़हीरुद्दीन बाबर किस तरह से हिंदुस्तान में आके ये मुगल अंपायर की बुनियाद रखता है, वो सारा हम शुरू करेंगे। इसे मैं रेज करता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। हेडिंग दे लें ज़हीरुद्दीन बाबर की। ज़हीरुद्दीन बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर से हम शुरू करेंगे। तो ये कहां से आया, ये बेसिकली फरगाना का रहने वाला था। इसके बाप का नाम था, लिखें जरा, बाप का नाम क्या था जी, उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा इसके बाप का नाम था, जो कि बेसिकली मंगोल था। और किसकी नस्ल में से था, तैमूर लंगड़े की नस्ल में से था। किसकी नस्ल में से था, ये तैमूर लंगड़े की नस्ल में से था। पूछा गया पेपर में कि उमर शेख मिर्जा का ताल्लुक किस खानदान से था, तैमूर लंगड़े के, समरकंद में जिसका कैपिटल था, उसके खानदान से था बाप हजरत उमर शेख मिर्जा। और मां का नाम था कतलाग निगार खानम। कतलाग निगार खानम ये चंगेज खान की नस्ल में से थी। किसकी नस्ल में से थी, ये चंगेज खान, चंगेज खान की नस्ल में से थी। चंगेज खान, चंगेज खान का आपको पता है मंगोल है, तैमूर लंगड़ा भी बेसिकली मंगोल ही था। तो कतलाग निगार खानम इनकी माँ का नाम था, जो कि चंगेज खान की नस्ल। पूछा गया किसकी निस्बत कहां से थी इनकी, और नाम भी याद रखिएगा। तो उमर शेख मिर्जा फरगाना के अंदर जो छोटा सा एरिया था, उसका हुक्मरान बनता है, फरगाना का हुक्मरान होता है। तो इसके यहाँ उमर शेख मिर्जा के यहाँ 1483 के अंदर ज़हीरुद्दीन बाबर साहब पैदा होंगे। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब की क्या होगी जी, पैदाइश होगी। इनकी क्या होगी जी, ज़हीरुद्दीन बाबर साहब की पैदाइश होगी 1483 के अंदर। कहाँ, फरगाना में। कहाँ, फरगाना में। बेसिकली ये फरगाना से था, बेसिकली ये फरगाना से था। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब जो थे, बाप मरेगा इसका कौन से साल में जी, उमर शेख मिर्जा की जो डेथ होगी, उमर शेख मिर्जा की डेथ 1494 के अंदर, 94 के अंदर डेथ होगी जी, बाप की वफात हो जाएगी। जब बाप की वफात हुई तो उस वक्त ज़हीरुद्दीन बाबर कितनी उम्र का था, तो ये तकरीबन 11 साल का बनेगा। तकरीबन 11 साल का था ज़हीरुद्दीन बाबर जब बाप मरा और उसे फरगाना की हुकूमत मिली। जब उसे फरगाना की हुकूमत मिली कौन से साल में, 1494 के अंदर, 1494 के अंदर। तो इस तरह से ज़हीरुद्दीन बाबर को हुकूमत मिल गई फरगाना की। फरगाना की हुकूमत मिली है, मैं रेज करता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ज़हीरुद्दीन बाबर साहब का मैंने आपको बताया, बाप जो था तैमूर लंगड़े की नस्ल से। तैमूर लंगड़े का कैपिटल समरकंद, मंगोल था, तो समरकंद अभी भी मंगोलों के पास था। तो ये फरगाना में बैठा हुआ था ज़हीरुद्दीन बाबर।
तो इसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं अपने बाप दादाओं का जो कैपिटल है हमारा समरकंद, बाप तैमूर लंगड़े की नस्ल में से था ना, और तैमूर लंगड़े का कैपिटल था समरकंद, और समरकंद दुनिया का तरक्की याफ्ता शहर भी था। तो ज़हीरुद्दीन बाबर साहब जो है ना, इनकी ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं समरकंद पे हमला करूं और ये हमारे अंडर होना चाहिए। उसके लिए वो प्लान करता है और फर्स्ट अटैक करता है, पहला हमला करेगा समरकंद के ऊपर 1496 के अंदर, 96 के अंदर, जब वो महज 13-14 साल का था। फर्स्ट अटैक किया इसने समरकंद के ऊपर, किसने? ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1496 के अंदर समरकंद, फरगाना से समरकंद पे अटैक किया, लेकिन नाकाम हुआ, कामयाब नहीं हुआ, जंग हार गया। अगले ही साल फिर दोबारा हमला करेगा, सेकंड अटैक अगले साल करेगा 1497 के अंदर, 97 के अंदर। अब के बार ये कामयाब हो जाएगा और समरकंद पे कब्जा कर लेगा। ज़हीरुद्दीन बाबर ने अगर पूछा जाए समरकंद पे कौन से साल में कब्जा किया, 1497 के अंदर, 97 के अंदर। अब समरकंद पे इसने कब्जा कर लिया, लेकिन फरगाना पे पीछे इसके दो बाकी कजन थे, जो बाकी रिश्तेदार थे, उन्होंने कब्जा कर लिया। इसने समरकंद पे कब्जा किया, फरगाना को छोड़ के समरकंद गया, तो पीछे जो फरगाना था, जो उसका होम टाउन था, उसके ऊपर किसी और ने, इसके अपने जो कजन थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर ये समरकंद से वापस आता है फरगाना का कब्जा छुड़ाने के लिए। तो आके जो अगले साल 98 के अंदर फरगाना का कब्जा छुड़वा लेता है अपने रिश्तेदारों से। अगर पीछे जो थे मंगोल थे, वो क्या करते हैं, समरकंद में कब्जा कर लेते हैं। फिर ये दोबारा जाता है फरगाना से समरकंद को दोबारा रिकैप्चर करेगा, और फिर दोबारा क्या होगा जी, फरगाना पे कब्जा हो जाएगा। इस तरह 3 साल ये लगा रहा। 3 दफा इसने समरकंद पे कब्जा किया, 3 दफा इसने फरगाना पे कब्जा किया, मतलब आजाद करवाया फरगाना को। इस तरह से ये लगा रहा। अल्टीमेटली 1501 के अंदर समरकंद से इसे निकाल दिया गया। इसे मैं रेज करता हूं। अल्टीमेटली लिखें आप, समरकंद का जो इलाका था 1501 के अंदर, समरकंद में जब ये मौजूद होता है तो शबानी खान इसके ऊपर हमला करेगा। कौन? शबानी खान। शबानी खान मंगोल था बेसिकली। शबानी खान इसके ऊपर हमला करेगा, ये जंग हार जाएगा समरकंद में, और इसे समरकंद से निकाल दिया जाएगा। समरकंद से इसे निकाल दिया गया 1501 के अंदर, और ये किसके पास चला गया? शबानी खान के पास चला गया। ये फरगाना जाता है, चलो भाई फरगाना पे कब्जा करता हूं, तो वहां भी ये 1501 में जंग हार जाता है। इस तरह से इसके हाथ से फरगाना भी चला जाता है और समरकंद भी चला जाता है। अब इसके पास कुछ नहीं रहा। 1501 के अंदर इसके हाथ से समरकंद भी चला गया और फरगाना भी चला गया। ये बिल्कुल ही होमलेस हो गया। इसके साथ थोड़े से लोग बचे, उसके साथ मिलके अपने जो लोग बचे थे इसके साथ, उनके साथ मिलके ये 3 साल तक, 1504 तक ये जंगलों में छुपा रहा, जंगलों में खोया रहा अपने आप को। इसने जो है ना सरेंडर, मतलब छुपा लिया, हाइबरनेट कर लिया जंगलों में। इसके पास कोई इलाका नहीं था। फिर जब ये देखता है जी यहाँ तो कोई फायदा नहीं है, ना समरकंद वापस ले सकता हूँ मैं, ना फरगाना ले सकता हूँ, तो ये यहाँ से नीचे की तरफ उतरेगा और काबुल पे हमला कर देगा। 1504 में 1504 में ये क्या करेगा, नीचे की तरफ आके काबुल पे हमला करेगा और काबुल को फतह कर लेगा। कौन से साल में? 1504 में। अगर आपसे पूछा जाए ज़हीरुद्दीन बाबर ने काबुल को कब फतह किया, तो 1504 में किया। उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आएगा कंधार में, ये 1504 में, और ये 1511 में। 1511 के अंदर ये कंधार को फतह कर लेता है। किसे? कंधार पे अटैक करता है और कंधार को भी फतह कर लेता है। फिर ये हिंदुस्तान की तरफ आएगा, तो यहाँ से दर्रा खैबर जो है, दर्रा खैबर क्रॉस करके ये क्या करेगा जी, हमला करेगा हिंदुस्तान पे। और हिंदुस्तान पे जो मेन हमले हैं उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस दौर में जब ये यहाँ पे आ गया अफगानिस्तान में, तो हिंदुस्तान में कौन थे? हिंदुस्तान में लोधी बैठे हुए थे। दिल्ली सल्तनत चल रही थी, लोधी डायनेस्टी थी यहाँ पे। तो लोधियों के साथ आगे चल के इनकी फिर जंग होगी, पानीपत की पहली जंग। इसे मैं रेज करता हूँ। अब ये लाहौर पे इसने कब अटैक किया, ये सवाल पूछा जाएगा। ज़हीरुद्दीन बाबर ने एक 1524 के अंदर, 1524 के अंदर लाहौर पे अटैक किया। कहाँ अटैक किया जी? लाहौर पे अटैक किया 1524 के अंदर। और उसके बाद फिर ये आगे दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। तो दिल्ली में जो है ना, आपको पता है कि उस वक्त इब्राहिम खान लोधी बैठा हुआ था, और राजस्थान में राणा सांगा बैठा हुआ था। राणा सांगा
तो राणा सांगा जो था वो लोधियों के खिलाफ था। राणा सांगा इसे दावत, बेसिकली इसे ज़हीरुद्दीन बाबर को अफगानिस्तान से दावत ही कौन देता है? राणा सांगा देता है। राणा सांगा के ध्यान में ये होता है कि जो है ना ये आएगा, आके दिल्ली सल्तनत को कमजोर करेगा, उनके साथ लड़ेगा, जीत जाएगा तब भी वापस चला जाएगा, हार जाएगा तब भी मुझे तो फायदा ही है। उसके बाद मैं क्या करूंगा? कब्जा कर लूंगा। राणा सांगा का प्लान ये था कि मैं दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लूंगा। तो अब ये आ गया। अच्छा, दौलत खान लोधी भी इसके साथ था। दौलत खान लोधी जो था वो भी ज़हीरुद्दीन बाबर का साथ देता है और राणा सांगा भी साथ देता है। अब जो है ना ये क्या करेगा? दिल्ली के ऊपर हमला करने के लिए जाएगा, दिल्ली के ऊपर आगे। तो यहाँ पानीपत के मैदान में जंग होगी। कहाँ होगी जी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, लिखे जरा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 के अंदर होगी। ये पानीपत के मैदान में होगी, जो दिल्ली से 80 किलोमीटर पहले है। किस किस के दरमियान में होगी? ज़हीरुद्दीन बाबर के दरमियान में और इब्राहिम खान लोधी के दरमियान में। इब्राहिम खान लोधी के दरमियान में ये जंग होगी। इसमें बाबर के साथ राणा सांगा भी साथ देगा। राणा सांगा जो था ये मेवाड़ का राजा था। मेवाड़ का राजस्थान के अंदर, राजस्थान का कुछ इलाका था इसके पास, राणा सांगा। तो इस तरह से जो है ना ये जंग होगी, पानीपत की पहली जंग यहाँ पे। तो ये जंग इब्राहिम खान लोधी हार जाएगा और बाबर और राणा सांगा ये जंग जीत जाएंगे। बाबर और राणा सांगा ये जंग जीत जाएंगे। इब्राहिम खान लोधी मारा जाएगा। इब्राहिम खान लोधी मारा गया। इस तरह से हिंदुस्तान से दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। अब जब ये जंग जीत गया, दिल्ली पे इसने कब्जा कर लिया, तो अब ये वापस नहीं जाता, बल्कि दिल्ली में अपनी हुकूमत बना के बैठ जाता है और अपने लिए बादशाह का लक़ब इस्तेमाल करता है। इससे पहले जो थे वो अपने लिए सुल्तान का लफ्ज़ यूज करते। सुल्तान इसलिए दिल्ली सल्तनत कहा गया था। तो ये अपने लिए बादशाह, मुगल अंपायर शुरू कर देगा। बादशाह का लफ्ज़ यूज करेगा अपने साथ और मुगल अंपायर शुरू कर देगा। कब? 1526 के अंदर। इसलिए मैंने लिखा है 1526 में आए हिंदुस्तान में। ये 1857 तक ये रहेंगे मुगल। इस तरह से वो दिल्ली में बैठ गया ज़हीरुद्दीन बाबर अपनी हुकूमत बना के, मुगल अंपायर बना के। अब आगे चल के जंगें होंगी, राणा सांगा की होगी बाबर के साथ और बाकी भी जंगें होंगी। इसे मैं रेज करता हूं। नेक्स्ट जो जंग होगी वो होगी जी बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा ये होगी जी 1527 के अंदर, अगले साल 1527 के अंदर होगी ये। तो ये जो है ना जी ज़हीरुद्दीन बाबर, एक साइड पे, एक साइड पे राणा सांगा और बाबर के दरमियान में होगी बैटल ऑफ खानवा। खानवा के मैदान में हुई थी, ये राजस्थान का इलाका था। तो राणा सांगा और बाबर के दरमियान में जंग, राणा सांगा ये जंग हार गया और बाबर जो था ये जंग जीत गया। बाबर ये जंग जीत गया। बैटल ऑफ खानवा के बारे में याद रखिएगा, 1527 के अंदर हुई। उसके बाद अगले साल एक और जंग होगी, बैटल ऑफ चंदेरी, और उसके बाद बैटल ऑफ घाघरा। ये मैं रेज करता हूं। बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी ये होगी जी 1528 के अंदर। 1528 के अंदर एक तरफ इसमें बाबर होगा और दूसरी तरफ मदनी राव होगा। कौन सा होगा जी? मदनी राव। बैटल ऑफ चंदेरी जो थी, चंदेरी के मुकाम पे हुई। ज़हीरुद्दीन बाबर एक साइड पे, एक साइड पे मदनी राव। ये जंग मदनी राव हार गया, बाबर ये जंग भी जीत जाता है। बाबर ये जंग भी जीत गया। उसके बाद जो बड़ी जंग होगी वो बैटल ऑफ घाघरा होगी। लिखे जरा, बैटल ऑफ घाघरा ये होगी जी 1529 के अंदर। 1529 के अंदर होगी बैटल ऑफ घाघरा। तो ये बंगाल वाला जो एरिया था, ये वाला सारा बंगाल का, ये वाला जो एरिया था बंगाल का एरिया था, बांग्लादेश जहां पे आजकल है। तो यहाँ पे इब्राहिम खान लोधी जो था, लोधी डायनेस्टी का हुक्मरान आखिरी, उसका भाई था महमूद खान लोधी। उसने वो वाला एरिया अभी तक संभाला हुआ था। किसने? महमूद खान लोधी ने। बंगाल का एरिया सारा उसके पास था, इधर का। और एक साइड में कौन होगा जी? बाबर होगा। तो ये जंग होगी बैटल ऑफ घाघरा
महमूद खान लोधी के दरमियान में और बाबर के दरमियान। महमूद खान लोधी भाई था इब्राहिम खान लोधी का। तो ये बड़ी एक फौज लेके आता है कि मैं बाबर से शिक्के जो है ना अपने भाई का बदला लूंगा, लेकिन ये जंग हार जाता है। महमूद खान लोधी भी ये जंग हार गया, बाबर ये जंग भी जीत जाता है, बाबर ये जंग भी जीत जाता है, महमूद खान लोधी मारा जाता है। तो इस तरह से लगातार इसने जंगें लड़ी। 1526 के अंदर पानीपत की पहली जंग लड़ी, पानीपत के मैदान में हुई। उसके बाद बैटल ऑफ खानवा हुई राणा सांगा के साथ, फिर बैटल ऑफ चंदेरी हुई मदनी राव के साथ, फिर इसने बैटल ऑफ घाघरा लड़ी महमूद खान लोधी के साथ। इस तरह से जो है इसने लगातार जंगें लड़ी और अगले ही साल 1530 में ये मर जाएगा। डेथ क्या है जी? ज़हीरुद्दीन बाबर की जो टेन्योर है हिंदुस्तान में हुकूमत का 1526 से लेके 1530 तक है जी। 1530 में ये मर जाएगा, 1530 में ये मर जाएगा। और इसकी जो मरने की जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है। कहा जाता है कि इसका बेटा था हुमायूं, वो जो है ना बड़ा बीमार हो गया, बहुत ज्यादा इलाज करवाया, इलाज नहीं हुआ, तो इसने फरगाना में राब्ता किया अपने पीर से। तो उसने बताया कि जो है ना जी कज़ा आई हुई है, कज़ा तो देनी पड़ेगी। तो फिर ये दुआ करता है कि जो है ना अगर कज़ा आई है तो अल्लाह ताला जो है ना मेरी कज़ा कबूल कर ले। उसके बाद कहा जाता है कि ये बीमार होता चला गया, ये ठीक होता, ये बीमार होता चला गया। ज़हीरुद्दीन बाबर और इसका बेटा जो हुमायूं था वो ठीक होता चला गया। एक दो दिन बाद जो था ज़हीरुद्दीन बाबर मर गया और उसका बेटा हुमायूं ठीक हो गया। अगली हुकूमत जो संभालेगा फिर हुमायूं संभालेगा। तो इस तरह से जो है ना ये पूछे गए सवाल कहाँ से आया था? फरगाना से। फरगाना की तरह उज़्बेकिस्तान में है। तो ये ज़हीरुद्दीन बाबर के हवाले से सवाल थे। अब सवाल बनेंगे ये कहाँ दफन है और इसने क्या क्या इसके कारनामे हैं। तो याद रखिएगा ये हिंदुस्तान में दफन नहीं है, बल्कि ये काबुल में दफन है। ये वाहिद मुगल बादशाह है जो हिंदुस्तान में दफन नहीं है। इस तरह से सवाल पूछा जाएगा कि वाहिद मुगल बादशाह जो हिंदुस्तान में दफन नहीं है वो कौन सा है जी? ज़हीरुद्दीन बाबर है, या वो कौन सा हिंदुस्तान का बादशाह था, या वो कौन सा मुगल बादशाह था जो अफगानिस्तान में दफन है? तो ये काबुल में दफन है, अफगानिस्तान में दफन है। 1530 में ये मरा था। उसके बाद इसके जो कारनामे हैं इसमें ये मैं रेज करता हूँ। तो बाला हिसार फोर्ट है पिशावर के अंदर, बाला हिसार फोर्ट जो पिशावर में है उसके बारे में पूछा जाता है। जी बाला हिसार फोर्ट किधर है जी? पिशावर में है। ये बाबर ने बनवाई बाला हिसार फोर्ट। दूसरा आपको पता है बाबरी मस्जिद, बाबरी मॉस्क जो कि उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट है अयोध्या और रियासत यूपी है। तो बाबरी मस्जिद इसने बनवाई, बाला हिसार फोर्ट इसने बनवाई। दूसरा आज हमारे पास तुज़-ए बाबरी, तुज़-ए बाबरी या फिर बाबरनामा, बाबरनामा या फिर तुज़-ए बाबरी। ये इसकी ऑटोबायोग्राफी थी। ये क्या थी जी? इसकी ऑटोबायोग्राफी थी, तुज़-ए बाबरी या बाबरनामा। इसके बारे में पूछा जाता है कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई? तो टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई। कौन सी लैंग्वेज में? टर्किश लैंग्वेज में। टर्किश लैंग्वेज का कौन सा लहजा? चगताई लहजा, चगताई, चगताई, चगताई जो था इसका लहजा या चगताई लैंग्वेज का अगर आपको कहा जाए तो वो ठीक होगा। तो उसके बाबरी या जो बाबरनामा था ये टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया, चुगताई लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज? चुगताई लैंग्वेज का भी आपको कह सकता है, टर्किश लैंग्वेज का भी कह सकता है। तो उसके बाबरी इसकी ऑटोबायोग्राफी थी। इसके बाद फिर इसका बेटा हुमायूं हुकूमत में आ जाएगा, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।